दिवाली आए और धमाका ना हो, ये मुमकिन है क्या? हम बात कर रहे हैं सियासी धमाके की, बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की। बात इसलिए जरूरी है उत्तर प्रदेश की दिवाली के मौके पर कि दिवाली का सबसे बड़ा उत्सव उत्तर प्रदेश में ही मनाया जाता है, अयोध्या में मनाया जाता है, खासतौर पर 2017 के बाद से, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, और तब से लगातार ये जो अयोध्या का उत्सव है बड़ा होता ही जा रहा है। इस बार भी जो उत्सव हुआ, आपने तस्वीरें देखी ही होंगी, नहीं देखी होंगी तो यहां देख लीजिए। क्या धूम थी, क्या चमक थी, क्या रौनक थी। लेकिन इसको लेकर सियासत भी हो रही है, सियासत हो रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, सत्ता पक्ष के अंदर भी। उसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले बता दें कि इस बार जबरदस्त रिकॉर्ड बने, 2 रिकॉर्ड बने। गिनीज बुक ने खुद सर्टिफिकेट दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और एक सर्टिफिकेट इसलिए था कि एक साथ 26,17,000 से ज्यादा दीपक जलाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार और विपक्ष, इनके बीच में क्या घालमेल चल रहा है ये भी हम आपको बताते हैं। और बताते इसलिए हैं क्योंकि इसी से आपको समझ आएगा कि जो अगला चुनाव है उत्तर प्रदेश विधानसभा का, जो 2027 में होने जा रहा है, कई लोग मान रहे हैं कि अब वो बहुत दूर नहीं है, इसलिए सियासत बहुत तेज होती जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए मंदिर की राजनीति कितनी महत्वपूर्ण है ये आपको समझना होगा, क्योंकि ये राजनीति आज की नहीं है। जब से देश आजाद हुआ है तब से मंदिर आंदोलन का मुद्दा प्रमुख रहा, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 के बाद से ये मुद्दा तेज हो गया। बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, आप जानते हैं, 1991-92 की घटना है। उसके बाद 93 में जब चुनाव हुआ तो मंदिर का मुद्दा हाशिए पर चला गया। भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सरकार बनाई 96-97 में और 2002 तक सरकार में रही, लेकिन मंदिर का मुद्दा वो गति नहीं पकड़ पाया। और 15 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर रही। लेकिन जब सत्ता में वापसी हुई 2017 में और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तब से अयोध्या में उत्सव आरंभ हुआ। और आप जानते हैं कि तब से अब तक कितना बदलाव आ चुका है। मंदिर की राजनीति भी बहुत बदल गई है, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी का नारा जरूर था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन यह तय नहीं था कि मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा तो कब बनेगा। और विपक्ष लगातार सवाल करता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, क्योंकि तब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था। फिर 2019 में फैसला आया, 2024 में मंदिर भी बन गया, और कार्यक्रम तो जैसा मैंने आपको बताया 2017 से लगातार चल रहा है। और इन 8-9 सालों में उत्तर प्रदेश की राजनीति के 2 प्रमुख जो किरदार हैं, योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं और अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका कद और किरदार काफी बदल गया है। योगी आदित्यनाथ का कद इतना बड़ा हो गया है कि आप समझिए कि 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद यह तय नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आज उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के जो संभावित उत्तराधिकारी हैं नरेंद्र मोदी के, उनमें जो सबसे शुरुआती नाम लिए जाते हैं, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का ही नाम लिया जाता है। और इसी तरह अगर आप अखिलेश यादव की बात करें, अखिलेश यादव 2 बार चुनाव हार चुके हैं, 2017 का, 2022 का, उत्तर प्रदेश विधानसभा का, और 2 बार 2014 और 2019 में उनकी पार्टी ने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। लेकिन 2024 से उन्होंने एक वापसी की, 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जीती लोकसभा की। और उसके बाद यह कहा गया कि यह कामयाबी तो कभी मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को बनाया था, उन्हें भी नहीं मिली। तो ये प्रतिद्वंदिता है और ये देखने को मिलती रहेगी 2027 तक, जब उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा के चुनाव होने हैं। और ये मुद्दा एक बार फिर केंद्र में आया अयोध्या से, और किस तरह योगी आदित्यनाथ ने सीधा प्रहार किया अखिलेश यादव पर, वो आप देख लीजिए। तो राम को ही नहीं मानते थे, राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। भगवान राम भारतीय आस्था के सबसे बड़े केंद्र हैं, और कई लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए भगवान राम के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए आलोचकों की नजर में भगवान राम सबसे बड़ा वोट बैंक लेकर आते हैं। और आज की तारीख में क्यों अहमियत है इसकी, कई लोग ये बताते हैं, दावा करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे थे। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। ये तो माना जाता है कि अल्पसंख्यक वोट जो है, यानी मुसलमान वोट जो है, उत्तर प्रदेश में लंबे समय से 1992 में जब से बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, और उसके पहले जैसा योगी आदित्यनाथ महाराज को आपने सुना, उन्होंने गोली चलाने की बात की राम भक्तों पर, तब से
अल्पसंख्यक जो है, मुसलमान जो हैं उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के पीछे खड़े हैं। लेकिन पिछड़े और दलित, पिछड़े समुदाय को रिप्रेजेंट करती थी समाजवादी पार्टी, क्योंकि MY समीकरण बनाया था किसी जमाने में मुलायम सिंह यादव ने, उसको और बड़ा विस्तार दिया अखिलेश यादव ने। PDA की बात करते हुए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक यानी मुसलमान, जैसा मैंने आपको बताया, और भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद से जो अच्छा प्रदर्शन किया, उसमें उन्होंने सामाजिक समीकरण इस तरह के बनाए कि 50% से ज्यादा वोट मिले। और जब ये वोट बिखरता है, यानी PDA की वजह से बिखरता है, जैसा 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखा, तो भारतीय जनता पार्टी नारा लेकर आती है, बटेंगे तो कटेंगे। यानी ये नारा भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही दिया था, और इसीलिए दिया था कि हिंदुत्व एकता बनी रहे। और आज अयोध्या में खड़े होकर वो दोबारा याद दिला रहे हैं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा था, और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों के साथ क्या किया था वो याद दिला रहे हैं। उच्चतम न्यायालय में कांग्रेस ने शपथ पत्र दिया था कि श्री राम एक काल्पनिक हैं, और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी। योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं हिंदुत्व एकजुटता की, और अखिलेश यादव कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में, यानी उत्तर प्रदेश की सरकार में एकजुटता नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके 2 डिप्टी CM यानी ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, ये तीनों एक साथ नहीं है। उनका यह दावा है कि योगी आदित्यनाथ से उनके दोनों डिप्टी CM नाराज हैं, और ये बताने के लिए वो सहारा ले रहे हैं जो अयोध्या के दीपोत्सव का कार्यक्रम था, उसके लिए जो सरकारी विज्ञापन दिया गया, उस विज्ञापन को आपने भी देखा होगा। अखिलेश यादव ने उसको बकायदा एक्स पर पोस्ट भी किया है। उस विज्ञापन में 2 तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। इसके अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का नाम है, कृषि मंत्री सूर्य प्रसाद शाही का नाम है, इसके अलावा जयवीर सिंह जो पर्यटन मंत्री है उनका नाम है। दोनों डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का न नाम है, न तस्वीर है, न केशव प्रसाद मौर्य का नाम है, न तस्वीर है। अखिलेश यादव ने लिखा कि जिनको जगह तक न मिली इश्तिहार में, उनकी क्या अहमियत बची सरकार में। ये बात उन्होंने दोनों डिप्टी CM के लिए लिखी, और अखिलेश यादव ने आगे सवाल किया, जनता पूछ रही है कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री के दोनों पद समाप्त कर दिए गए हैं क्या। ये मीडिया रिपोर्टों में भी है कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य नाराजगी की वजह से नहीं आए। एक डिप्टी CM को निमंत्रण ही नहीं मिला और दूसरे को निमंत्रण मिला, तो उनकी तस्वीर नहीं थी, इसलिए वो उस नाराजगी में आए नहीं। हम इस मुद्दे पर दोबारा आएंगे कि किस तरह केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच 2017 से ही एक प्रतिद्वंद्विता चल रही है, और ये बार बार खबर आती है कि मौर्य चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए या तो केंद्र में मंत्री बनाया जाए, और उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दिया जाए, क्योंकि उस पर वो अपना वास्तविक अधिकार समझते हैं। मैं लौटूंगा इस पर, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि एक और मुद्दा उठाया अखिलेश यादव ने, और वो मुद्दा उठाया कि अयोध्या यानी फैजाबाद के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, दलित समुदाय से आते हैं। जनरल सीट थी फैजाबाद की, जहां से समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया और इसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना गया, और उन्होंने लल्लू सिंह जो 2014 से लगातार जीतते आ रहे थे फैजाबाद से, उनको हराकर, भारतीय जनता पार्टी के हैं लल्लू सिंह, उनको हराकर अवधेश प्रसाद जीते, और जीतकर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई, नाम बनाया, और अखिलेश यादव के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट वो लेकर आए। और अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि आखिर इस कार्यक्रम में सांसद को क्यों नहीं बुलाया गया, और उन्होंने इसे भी सवाल के तौर पर पेश किया और लिखा है, भाजपा सरकार ने अयोध्या के PDA सांसद जी को दीपोत्सव में न बुलाकर जो कृत्य किया है, उससे संपूर्ण PDA समाज बेहद आहत हुआ है। और जो मैं आपको बात बता रहा था, केशव प्रसाद मौर्य जो कि लगातार डिप्टी CM बने हुए हैं, और ख्वाहिशें हैं उनके अंदर कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि 2017 में जब चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश विधानसभा का, तो केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश BJP के अध्यक्ष थे। 2012 में वो पहली बार विधायक बने थे, 2014 में फूलपुर सीट जीतकर वो लोकसभा में पहुंचे थे, और उनको सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अमित शाह जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश BJP की कमान थमाई थी। और जिस समय चुनाव हो रहा था, इस तरह प्रोजेक्ट वो खुद को भी कर रहे थे, पार्टी भी इस तरह के संकेत दे रही थी कि अगर सरकार को बहुमत मिला तो केशव प्रसाद मौर्य भी एक कंटेंडर हो सकते हैं। उस समय तमाम इस तरह के कंटेंडर थे,
मथुरा से जो चुनाव लड़ रहे थे श्रीकांत शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे उस दौर में, वो भी अपने आप को अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में बता रहे थे कि सरकार बनी तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस तरह के कई 5-6 चेहरे थे। योगी आदित्यनाथ का भी एक चेहरा था। हालांकि ये कंफर्म नहीं था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य क्योंकि अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में, तो अपना अधिकार समझते थे। लेकिन मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। बीच बीच में ये चर्चा आती रही कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। 2022 के पहले बकायदा 2022 यानी जब विधानसभा चुनाव हुए थे, अभी से पहले पिछले विधानसभा चुनाव, तब आरएसएस के बड़े नेता जिसमें कृष्ण गोपाल थे, जिसमें और दूसरे नेता थे, बकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को केशव प्रसाद मौर्य के घर ले गए थे और दोनों के बीच में पैचअप कराया गया था। आसपास रहते हैं, लेकिन ये पहला मौका था 2022 में जब योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के घर गए। एक दो बार इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई जहां योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर बैठे हैं और केशव प्रसाद मौर्य स्टूल पर बैठे हैं तस्वीर खिंचाते वक्त। तो कई बार समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने उन्हें स्टूल वाला डिप्टी सीएम कहकर भी तंज किया, उन पर एक तरीके का वार करने की कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी पर वार करने की कोशिश की कि जो पीडीए समाज से आते हैं उन नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में क्या स्थान है, क्या अहमियत है। लेकिन अब स्थिति काफी कुछ बदल गई है। बीच में भी एक कोशिश इस तरह की हुई थी 6-8 महीने पहले, आपको याद होगा, जब ये एक मुहिम चलाई जा रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना सकती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन बाद में जब वक्फ बिल पर संसद में चर्चा हो रही थी, उस समय अखिलेश यादव के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह, जो भारतीय जनता पार्टी में माना जाता है कि बहुत अहम फैसले लेते हैं, ज्यादातर बड़े फैसले वही लेते हैं, प्रधानमंत्री की भी उनके साथ सहमति होती है, उन्होंने कहा था कि अगले चुनाव के बाद भी योगी आदित्यनाथ ही जीत कर आएंगे। अगला चुनाव यानी 2027, जिसकी हमने शुरुआत में बात की। तो कहीं ना कहीं वो पीछे छोड़ चुके हैं केशव प्रसाद मौर्य को। केशव प्रसाद मौर्य की अपनी अहमियत है क्योंकि राजनीति उत्तर प्रदेश की बदल रही है और वो बदलती हुई राजनीति जिंदा रहे, इसीलिए दीपोत्सव के मौके पर अखिलेश यादव ने बताया कि दोनों डिप्टी सीएम नाराज हैं। अगर अखिलेश यादव इस मुद्दे को नहीं उठाते तो शायद सरकार के स्तर पर इतनी बड़ी बात नहीं आती और मीडिया भी इस मुद्दे को इतनी तवज्जो नहीं देता। बहरहाल आज दीपोत्सव में खुश होंगे योगी आदित्यनाथ कि कार्यक्रम बहुत कामयाब रहा और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नए रिकॉर्ड बने हैं। उत्साह दिखा है पूरे देश में और दुनिया में, इस कार्यक्रम की बात हो रही है। तो अखिलेश यादव भी खुश होंगे कि उन्हें भी एक मुद्दा मिला है और इस कार्यक्रम के बहाने उन्हें भी अपनी बात रखने का, सरकार के बीच में टकराव दिखाने का, फूट दिखाने का मौका मिला है और अपना जो वोट बैंक है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके पीछे खड़ा रहा था, उसे संदेश देने की कोशिश अखिलेश यादव ने इस कार्यक्रम के माध्यम से की है। आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल कैपिटल हेडलाइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और चाहे तो आप हमारे मेंबर बनिए, हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।